Welcome friends, exchange part 2. Well, our first topic in this video shall be market trade. Well guys, in order to understand this video in a proper manner, it is highly advisable that आप जो part 1 है exchange का वो भी देख लें if you still have not seen that. आइए शुरू करते हैं मार्केट ट्रेड। देखिए बुक्स में रीडिंग्स में थ्योरी में दिया हुआ है ये मार्केट ट्रेड। अब थ्योरी में ना मुझे तो उतना मज़ा आता नहीं है। मैं थ्योरी का भी दे दूंगा आपको, इसी वीडियो में दिखा दूंगा, बट एक्चुअली में मैं प्रैक्टिकली इसको सिखाने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं और फिर मैं आपको सिखाता हूँ इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्जन भी। तो मेरे बच्चों आइए कुछ पहले थोड़ी थ्योरी की बात कर लेते हैं। So here we explain the trading process that has similarities to the outcome of a perfectly competitive market. यानी जैसे परफेक्ट कंपटीशन वर्क करती है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर भी देखेंगे। There are two agents A and B and their endowment is shown by W in the Edgeworth box. ठीक है, इनिशियल एंडोमेंट है इनके पास कुछ। The relative price of two goods, good 1 and good 2, is given by the slope of T1 T2 and is equal to minus P1 upon P2. तो बेसिकली हम कुछ प्राइस रेशो मान के चल रहे हैं, ज्यूम करके चल रहे हैं जो मार्केट में है दोनों गुड्स की। The bundle of goods that a consumer wants to consume at the given price is given by gross demand. ये मैंने थर्ड सेम की वीडियो में तुम्हें सिखाया था that gross demand is the actual equilibrium. इसके बाद है नेट डिमांड इज इक्वल टू ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट। ये भी थर्ड सेम में हम सीख चुके हैं। वी विल नाउ एक्सप्लेन द मार्केट ट्रेड विद द हेल्प ऑफ एन एजवर्थ बॉक्स। A's initial endowment is given by 2010 and B's initial endowment is given by 10 and 20. तो अब मैं आपको मैथमेटिकली सिखाता हूँ, नंबर्स के साथ सिखाता हूँ कि कैसे आप मार्केट ट्रेड को सीख सकते हैं। मेरे बेटा मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से ही बनाया हुआ है, बट अगर मैं ये सीधा आपको शो करूँगा ना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखाता हूँ, फिर ये भी दिखा दूँगा आपको। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो बेटा आपने अभी पीछे एग्जाम्पल में देखा कि एंडोमेंट थी 2010 एंड 1020 रिस्पेक्टिवली फॉर कंज्यूमर ए एंड बी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेटा सबसे पहले हम लोग जो है वो बना देते हैं उसका एजवर्थ बॉक्स। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। तो 2010 हो गया 30 और 1020 भी हो गया 30। तो एजवर्थ बॉक्स बनाने के लिए ओ ए ओ बी, ये भी 30, ये भी 30, ये 10 20 10 और 20। ठीक है मेरे बच्चों, और इनिशियल एंडोमेंट जो है वो भी शो कर देता हूँ बेटा, और वो हो जाएगी 10 20 ए के लिए। इसके लिए उल्टा देखते हैं, तो इसके लिए ऐसे देखेंगे 10 एंड 20। ये हो गई आपकी इनिशियल एंडोमेंट। डब्ल्यू बोल दो, ई बोल दो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ T1 T2। ये वही वो स्लोप दिखा रही है P1 बाय P2। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे बच्चों फर्दर एक अजम्पशन है दैट प्राइस ऑफ गुड एक्स हम एज्यूम कर रहे हैं 3 रुपीज़, प्राइस ऑफ वाई हम एज्यूम कर रहे हैं 2 रुपीज़। नाउ द कैच इज कि जो कंज्यूमर ए है उसके पास 20 यूनिट्स ऑफ गुड 1 है और 10 यूनिट्स ऑफ गुड 2 है एज वी कैन सी, लेकिन वो इसमें खुश नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत क्या है? कहता है मैं यहाँ पर अपना इक्विलिब्रियम चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे को यहाँ पे सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, यहाँ पे ऑप्टिमल पॉइंट मिलेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ ए। मैंने कहा यहाँ पे ऐसा क्या है? कहता है अपन को तो 10 यूनिट्स चाहिए गुड 1 के। उसके पास इनिशियली कितने थे? 20, पर ही सेइंग कि ही इज गेटिंग हिज इक्विलिब्रियम और ही मस्ट बी गेटिंग हिज इक्विलिब्रियम एट 10 यूनिट्स। तो मेरे बच्चों अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। तो बात हो रही है ए की और बात हो रही है गुड 1 की। मेरे बच्चों नेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट। ग्रॉस डिमांड जो वो कंज्यूम करना चाह रहा है 10, इनिशियल एंडोमेंट 20। डोंट यू थिंक माइनस 10 आ रहा है तो ही इज अ सेलर ऑफ गुड 1? यस सर, बिल्कुल सर। मेरा बच्चा अगर 10 यूनिट्स बेच रहा है 3 रुपये के हिसाब से तो ही मस्ट रिसीव 30 bucks। यस सर। बेटा गुड 2 इज प्राइस्ड एट 2 रुपीज़, तो डोंट यू थिंक गुड 2 के ये कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स ले सकता है? सर 15, एब्सोल्युटली। तो ही इज हैप्पी हेयर। इन अदर वर्ड्स हिज इनिशियल एंडोमेंट इज 2010 बट ही वॉन्ट्स टू कंज्यूम 10 एंड 25। हिज लाइफ हिज रूल्स, बढ़िया। लेकिन परेशानी पता है क्या है? परेशानी कहीं और है, और तो वो परेशानी कहाँ है वो हम आपको दिखाते हैं। वो परेशानी है मेरे बच्चों कंज्यूमर बी को लेकर।
आप कहोगे जी कंज्यूमर बी को लेके क्या परेशानी है, तो कंज्यूमर बी की अपनी ही कहानी है। वो क्या कहानी है वो भी बता देता हूँ मेरे बच्चों। सपोज ही वॉन्ट्स टू बी समवेयर हियर, दैट्स आई सी बी एंड दैट्स ई बी, इक्विलिब्रियम ऑफ बी। ठीक है, आप कहोगे यहाँ दिक्कत क्या है, अभी देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स कि गुड वन के 16 यूनिट्स हों उसके पास। आप देख सकते हो उसके पास गुड वन के वैसे कितने यूनिट्स हैं सर 10, एंड ही वॉन्ट्स टू हैव हाउ मच 16। तो बेटा अब बात कर लेते हैं बी की, ठीक है, गुड वन की। तो गुड वन में बेटा वही नेट डिमांड का फॉर्मूला लगाया विच इज़ ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट। मेरे बच्चों ग्रॉस डिमांड कितनी है सर 16, इनिशियल 10 यानी 6, येस, सो ही इज़ अ बायर ऑफ गुड वन, बायर ऑफ गुड वन। अब आपको नहीं लगता इन ऑर्डर टू बाय 6 यूनिट्स ऑफ गुड वन ही मस्ट हैव 18 रुपीज़ टू स्पेंड? यस सर। मेरे बच्चों 18 रुपीज़ अगर चाहिए तो आपको बी को मतलब गुड टू का सेलर बनना पड़ेगा फॉर 9 यूनिट्स। क्यों सर, क्यों सर? अरे बेटा कितने रुपए चाहिए सर? 18। कहाँ से आएंगे सर? गुड टू बेच के। ओके, गुड टू कितने रुपए का है सर? 2 रुपीज़ का। तो 18 रुपये चाहिए, 18 रुपीज़ चाहिए, 2 रुपीज़ का गुड है, तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे सर? 9। तो फिर 9 यूनिट्स तो बेच रहा हूँ। ठीक बात। अगर इस व्यक्ति ने 9 यूनिट्स बेचे, बात को समझना, अगर इस व्यक्ति ने 9 यूनिट्स बेचे गुड टू के, तो डोंट यू पीपल थिंक उसके पास टोटल गुड टू था कितना, ये बताओ। गुड टू कितना था टोटल भाई? गुड वन 10 था, गुड टू कितना था सर? 20। हाँ, तो बेटा जी उसको यहाँ से समझना बात, कितने यूनिट्स बचेंगे, कितने यूनिट्स बचेंगे? 20 थे ना। अगर वो 9 बेचता है तो कितने बचेंगे? मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, इधर बाद में ले लेंगे। कितने यूनिट्स बचेंगे सर? 11। बिल्कुल। आप कहोगे समझाना क्या चाह रहे हो? मैं बताता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये एक चीज़ नोटिस करना जो ए है वो गुड वन का सेलर है और गुड टू का बायर है। बी गुड वन का बायर है लेकिन गुड टू का सेलर है। राइट? राइट सर। दिक्कत क्या है? दिक्कत भयंकर है। अभी मैं इसको थोड़ा और बनाता हूँ, उससे पहले दिक्कत से आपको रूबरू कराता हूँ। आइए बात समझिए, ठीक है? थोड़ा हाई लेवल की बात, आला दर्जे की बात है। सपोज गुड वन की बात करते हैं, ठीक है? गुड वन, ये व्यक्ति सेलर है और ये व्यक्ति बायर है। यस सर। ए कितने यूनिट बेचना चाहता है? 10। बी कितने यूनिट खरीदना चाहता है? 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई शेल से दैट देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड वन। देखो ना, ये बेचना चाह रहा है 10, ये खरीदना चाह रहा है 6। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, एक्सेस सप्लाई। गुड टू, गुड टू का ये बायर है, कितने यूनिट्स बाय करना चाहता है? 15। गुड टू का ये सेलर है, कितने यूनिट बेचना चाह रहा है? 9। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। तो प्यारे बच्चों, गुड टू की तो हो गई एक्सेस डिमांड। ठीक है जी। अब मेरे को सोच के बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए। अगर किसी गुड की एक्सेस सप्लाई है तो उसका प्राइस सर गिरेगा, और किसी गुड की अगर एक्सेस डिमांड है तो उसका प्राइस सर बढ़ेगा। बिल्कुल, हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में चले ज़रूरी हो, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं। सपोज ये 3 था, ये 3 से 2.5 हो गया, ये 2 था, ये 2 से बढ़कर 2.5 हो गया। ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर प्राइस ही हों, बट हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। नाउ अब इसी चीज़ को मैं कैसे यहाँ पर शो कर सकता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे बच्चों, आपको नहीं लगता कि ये अगर यहाँ 11 होता तो यहाँ ये 19 बन जाता, जस्ट टू शो, और ये यहाँ पर 14 यूनिट्स बन जाता? ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको डायग्राम जब देखो तो दिक्कत ना हो, और यहाँ पर ये 5 यूनिट्स बन जाता। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट बुक में ना पूरा इसे बना के दिया हुआ है हमने नोट्स में, तो वो आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चा कहता है ये क्या शो कर रहा है, मैं बताता हूँ। आप बताइए, गुड वन ही वॉन्ट्स टू सेल 10 बट ही वॉन्ट्स टू बाय 6, यहाँ तक। तो मेरा बच्चा ही वॉन्ट्स टू सेल हाउ मच?
बताओ सर 10, ही वॉन्ट्स टू बाई 6, 4 की एक्सेस डिमांड है, ये वो एक्सेस डिमांड है, ठीक है। गुड टू एक्सेस सप्लाई आई शुड से, गुड टू कितने यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं ये 15, वो कितना बेचना चाह रहे हैं 9, कितने का फ़र्क है 6, ये वो है बेटा, ठीक है। सो एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई इफ़ यू वांट टू शो इट लाइक दैट। तो एनीवेज यहाँ तक हमने, आप चाहें तो शो कर दें, नहीं तो सिर्फ जो मैंने बताया वो भी, उससे भी काम बन जाएगा। तो अब आप बताइए ये प्राइस कम हो गया और ये प्राइस बढ़ गया, ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपके लिए शो करी है। मैं बना बनाया जो है वो भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो गुड 1 30 यूनिट्स अवेलेबल है, गुड 2 30 यूनिट्स अवेलेबल है, एजवर्थ बॉक्स बनाया, सपोज पी एक्स इज 3 पी वाई इज 2, कंज्यूमर ए ग्रॉस डिमांड फॉर गुड 1 इज 10 बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कंज्यूम 10, नेट डिमांड 10 माइनस 20 माइनस 10, ग्रॉस डिमांड ऑफ गुड 2, तो वो ऑटोमेटिकली वो 25 आ गई, नेट डिमांड क्या हो गई, इन ग्रॉस माइनस इनिशियल एंडोमेंट 15, सो ही इज़ नेट डिमांडर ऑफ गुड 2। अब बात कर लेते हैं बी की। सो ग्रॉस डिमांड ऑफ गुड 1 इज 16, आप देख सकते हैं वो 6 यूनिट एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, तो 3 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, 3 रुपये के हिसाब से 18 रुपीज़ लगेंगे, ही इज़ ए नेट बायर, तो फिर उसको 9 यूनिट्स का सेल करना पड़ेगा गुड 2। तो अगेन मैंने वही दिखाया कि गुड 1 की एक्सेस सप्लाई है बाय दिस मच, गुड 2 की एक्सेस डिमांड है बाय दिस मच, ठीक है। ये एक नोट मैंने वैसे लिखा हुआ है, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, वो हमेशा बराबर ही रहेगी, वैल्यू वाइज बराबर है बट क्वांटिटी वाइज डिफर है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर फिर अब क्या होगा, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। अब दोबारा से एजवर्थ बॉक्स बनेगा, ठीक है। मैं एक जनरल सा बना देता हूँ अब डिजिट्स ना लेकर, ओ ए ओ बी, सपोज ये इनकी इनिशियल एंडोमेंट थी मेरे बच्चों। अब ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन 3/2 का रेशो नहीं दिखा रही, अब ये किसका दिखा रही है 2.5 अपॉन 2.5, और मेरा बच्चा इनका ऑप्टिमल पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंजेंसी नहीं थी, यहाँ पर टेंजेंसी अचीव्ड है। इसको थोड़ा प्रॉपर वे में मैं अब आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, देखेंगे ध्यान से, एंजॉय करिए। सो ड्यू टू एक्सेस डिमांड P2 इज राइजिंग, due to excess supply P1 is falling, suppose P1 falls to 2.5 from 3 and P2 rises from 2 to 2.5। अच्छा जी, तो it will look something like this। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये 10 यूनिट बेचा, 10 यूनिट बेचा, ठीक है, 2.5 रुपये का बेचा होगा 25 रुपये, और वहाँ पर 10 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद लिया 25 रुपये। आप कहोगे बट उसको तो ये वाला जो पहले था कम था, लेकिन बात सारी है कि प्राइस भी तो चेंज हो गया, पहले 3 रुपये था ना, आप कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 25 होता था, यहाँ पर अब वो 20 हो गया, प्राइस बढ़ गया ना गुट्टू का, तो उसकी डिमांड इन दैट सेंस कम हो गई। मगर हमारा मुद्दा यहाँ पे कुछ हो रहा है, हमारा मुद्दा यहाँ पे है कि अब कोई एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई नहीं है, ये 10 यूनिट गुड 1 की बेचना चाह रहे हैं, बी 10 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद लेता है, ये 10 यूनिट बेचना चाह रहे हैं, रादर इसकी बेचना चाह रहा है, इसकी खरीदना चाह रहा है, तो ये इसने बेची इसने खरीद ली, ठीक है, गुड 1 की बात हो रही है। गुड 2 ये बेच लेगा और ये ए खरीद लेगा, और सेम यूनिट्स 10 ईच। सो दिस इज़ हाउ मार्केट ट्रेड इज़ गोना टेक प्लेस। आपको मैं अपने नोट्स पे मैंने थ्योरी भी दिया हुआ है, तो मैं अभी वो भी आपको दिखा देता हूँ, बट वो मैं सिर्फ पिक्चर्स आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद मैं शुरू करूँगा आपके साथ यही सारी चीज़ इन एल्जेब्रिक टर्म्स।
चलिए गाइस, तो अब वही पूरे एक्सचेंज इक्विलिब्रियम जो आपने अभी थ्योरी में भी देख लिया, वो एक एग्जाम्पल भी देख लिया, रीडिंग्स में भैया ये मिलेगा देखने को। तो अगर वो एग्जाम्पल ठीक से समझ लोगे तो ये फिर भी पल्ले पड़ जाएगा, एल्स नहीं तो इट्स अ लॉन्ग वेट। आइए शुरू करते हैं। एक्सचेंज इक्विलिब्रियम इन अलजेब्रिक टर्म्स। एजेंट एज डिमांड फंक्शन फॉर गुड वन इज x1 a एट p1 p2। इट्स लाइक वही शुरू वाला, मैं एग्जाम्पल भी ना तुम्हारे लिए साथ में रख के चलता हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल याद करो। डिमांड फंक्शन ए भाई साहब का क्या था, 10 और 25 एट प्राइस 3 एंड 2। फिर एजेंट एज डिमांड फंक्शन फॉर गुड 2, मतलब गुड 1 ये 10 चाहता था, गुड 2 25। ऐसे ही एजेंट बी इसका डिमांड फंक्शन फॉर गुड 1 दिया है, एजेंट बी डिमांड फंक्शन फॉर गुड 2 दिया हुआ है। सो इन इक्विलिब्रियम द टोटल डिमांड फॉर ईच गुड शुड बी इक्वल टू द टोटल सप्लाई एट अ सेट ऑफ प्राइसेस P1 स्टार, P स्टार, P2 स्टार। बेटे एक बात समझ लो, P1 P2 वो बोले प्राइस थे 3 और 2, और P1 स्टार P2 स्टार राजे वो 2.5 हैं जो इक्विलिब्रियम अचीव करने में हमें हेल्प किए थे। सो गुड वन x1 a एट P स्टार 1 P2 स्टार प्लस x1 b एट P1 स्टार P2 स्टार इज इक्वल टू W1 a प्लस W1 b। ये मैं आपको गुड वन के कॉन्टेक्स्ट में शो करके दिखाता हूँ। गुड वन ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना, टोटल डिमांड जो है गुड वन की, ये कितने डिमांड कर रहा है, 10, यस। वो कितने डिमांड कर रहा है, 20, यस। एट प्राइस 2.5 ईच, माइंडेड, स्टार वाला प्राइस, इक्विलिब्रियम वाला प्राइस। सो 10 प्लस 20, और इनिशियल एंडोमेंट इसके पास, ए के पास गुड वन की 20 थी और इसके पास 10, सो 30 इज इक्वल टू 30। ऐसे गुड टू x2a एट P स्टार 1 P2 स्टार प्लस x2b P1 स्टार P2 स्टार इज इक्वल टू दिस। मैं प्रूफ करके साथ चलते रहता हूँ। गुड टू ही वॉन्ट्स 20, ठीक है, डिमांडिंग 20, इज डिमांडिंग 10, सो 20 प्लस 10 और इनिशियल एंडोमेंट 10 20। ठीक मेरा बच्चा, देख एग्जाम्पल को इसमें पिरो दे तो मज़ा आएगा तेरे को करने में। ऐसे इसको देखेगा तो थोड़ा सा तेरे को बोरिंग लगेगा। अब आते हैं, वी कैन रीअरेंज इक्वेशन 1। रीअरेंजमेंट इज लाइक जोक, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। सिमिलरली फॉर गुड 2 देख ले भाई, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 देख ले भाई, तू क्या समझाऊं इसमें। ठीक है जी, चलो अब लेट द नेट डिमांड फंक्शन फॉर गुड 1 फॉर एजेंट ए। भैया नेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, क्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट, एब्सोल्युटली। तो भैया यहाँ पे ना नेट डिमांड को ई से दिखाते हैं। सो E1 a, ई से क्यों दिखाते हैं वो भी बता रहा हूँ, मुझे पता तो ये सवाल कर रहा होगा। E1 a एट P1 P2 इज ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट। अरे सर ई क्यों दिखाते हैं, अरे काका इसको एक्सेस डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, इसलिए ई से दिखाते हैं। अब नेट डिमांड फंक्शन अगेन गुड वन का फॉर बाय बी सेम तरीका, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन, जिसको जी से दिखाते हैं। तो आप देख लो, ये हुआ ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट ए का गुड वन के लिए, ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट गुड वन का बी के लिए, दोनों को जमा कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन, जिसको जी से दिखाते हैं। आप ये देखो ये आ गया। सो द एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर गुड टू इन द सेम मैनर कैन ऑल्सो बी अचीव, तो वो भी बना लिया। ये हो गया एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर गुड वन, एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर गुड टू, और क्योंकि एग्रीगेट है काका तो फिर ए और बी दोनों को मिला के इसको बनाया है। So thus equilibrium, in equilibrium at P star 1 P2 star price set aggregate excess demand for each good shall be equal to 0। Obviously equilibrium में कोई excess demand कोई excess supply हो ही नहीं सकती मेरे बच्चों। और आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, जब भी मेरे बच्चा आप इक्विलिब्रियम की प्राइस की बात करेंगे तो वो रखा ही इस तरह से जाएगा कि देयर शैल बी नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आई होप। चले तो इसलिए वही Z1 at this, Z2 as this is 0. So we now prove that the value of aggregate excess demand function is identical to 0. That is not only Z1 at this price, Z2 at this price is 0, but value at any price shall be 0. ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। जब हम गुड की यूनिट की बात करते हैं, गुड के यूनिट की बात करते हैं तो वो तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही आएगा, लाइक 2.5 पर। लेकिन जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू हर प्राइस पर बराबर रहेगी, वेदर वो इक्विलिब्रियम हो या ना हो। बच्चा कहता है कैसे सर, मैं पहले से ही कवर करके चल रहा था, मुझे पता था ना आपको ये क्वेश्चन आएगा। ये देखो, ये जो हमने शुरू में बनाया था, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम था? नहीं सर नहीं था। अच्छा, लेकिन वैल्यू तो सेम थी।
भाई गुड 1 की एक्सेस सप्लाई थी 4 यूनिट, गुड 1 3 रुपये का था, हाँ 12 रुपीज़। गुड 2 की एक्सेस डिमांड थी 6 यूनिट्स की, 2 रुपये का था, 12। वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो इक्विलिब्रियम प्राइस 2.5 हो या ओरिजिनल प्राइस 3 और 2 हो, वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि जितने का आपके पास पैसे का वर्थ होगा उतने की तो आप खरीद करोगे। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको इसको आगे लेके चलता हूँ मेरे बच्चों। इसको हम पॉपुलरली कहते हैं वॉल्रस लॉ। सो वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एक्सेस डिमांड इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉसिबल चॉइस ऑफ प्राइसेस आइदर P1 P2 एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस P1 स्टार P2 स्टार। बच्चा कहता है तो इक्विलिब्रियम वाला भी प्रूव कर सकते हो। अरे बेटे हम तो बैठे ही तेरी सेवा के लिए हैं, ये ले। हाँ जी 10 यूनिट बेचे थे, हाँ जी 2.5 प्राइस पे, हाँ जी इक्विलिब्रियम प्राइस था, हाँ जी 10 इंटू 2.5 कितना होता है 25। भैया ये 25 अगर तेरे पास आए हैं तो गुड 2 पे लगाएगा, हाँ गुड 2 कितने का है 2.5, इक्विलिब्रियम प्राइस, हाँ जी। तो भैया अगर वो 2.5 का और 25 रुपीज़ तेरे पास है, 25 डिवाइडेड बाई 2.5, 10 यूनिट्स ही तो लिए, समझ गया? यानी वैल्यू हमेशा बराबर रहती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और देखने में देखो कितना बोरिंग है ये, है ना, बिना एग्जाम्पल के तो जान निकल जाए आदमी की। चले, सो दिस इज रेफर टू एज वॉल्रस लॉ। तो अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं वॉल्रस लॉ का। सो वी डिफाइन द बजट कंस्टेंट ऑफ द टू एजेंट्स। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एजेंट्स ग्रॉस डिमांड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एजेंट्स एंडोमेंट इन एल्जेब्रिक टर्म्स दैट इज स्टेटेड फॉर कंज्यूमर ए। वैल्यू माइंडेड, वैल्यू गुड कंज्यूमर ए के लिए उसके एंडोमेंट के बराबर होगी, जो भी वो, मतलब एक तरह से जो आपकी इनकम है उतने की ही प्राइस के तो आप डिमांड कर सकते हो मेरे बच्चा, उतनी वैल्यू का। रीराइटिंग दी अबव, उसको फिर एंडोमेंट के साथ साफ किया, इज इक्वल टू 0 ही आ गया। समझ गया मेरा बच्चा? सो दिस इक्वेशन सेज दैट द वैल्यू ऑफ एजेंट्स एज नेट डिमांड इज 0। वाई नेट डिमांड? क्योंकि ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट, ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वो हमेशा ही 0 रहेगी मेरे बच्चों। 0 से मेरा मतलब है कि वैल्यू ऑफ वट एवर यू कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ गुड 1 गुड 2 एंड द वैल्यू ऑफ एंडोमेंट, वो दे हैव टू बी, दे शैल ऑलवेज हैव टू बी इक्वल। बिकॉज भैया जितना पैसा उतना ही तो खर्च हो गए। सेम गुड 2 के लिए कर देते हैं। सो पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में कहानी बनाई हुई है। दिस इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ अ गुड दैट ए वांट्स टू सेल प्लस द वैल्यू ऑफ द अदर गुड दैट ए वांट्स टू बाय मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट इज वैल्यू ऑफ परचेज प्लस वैल्यू ऑफ सेल इज इक्वल टू 0। माइंड इट, वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है। चले, सिमिलर इक्वेशन हमने बी के लिए बनाई कि भैया जो भी वो गुड 1 कंज्यूम करेगा, जो भी वो गुड 2 कंज्यूम करेगा, दोनों की मिला के वैल्यू उसकी जो इनिशियल एंडोमेंट है उसकी वैल्यू के बराबर होगा। रीराइटिंग सेम थिंग, तो हमें यहाँ पर ये मिल गया कि आपका जो एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन है वो भी 0, वैल्यू माइंडेड। So since the value of each agent's excess demand equals 0, the value of the sum of the agent's excess demand must equal 0. It can further be shown that if demand equals supply in one market, demand must also equal supply in the other market. अब ये चीज़ मैं आपको जब फर्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराए थे, दो एग्जाम्पल कराए थे मैंने, उसमें मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि यार अगर ए का मिल गया ना तो बी का तो वैसे ही आ जाएगा टोटल में से माइनस करके, या बी का मिल गया तो ए का वैसे ही आ जाएगा टोटल में से बी की कंजम्पशन माइनस करके। ये वही बात लिखी हुई है। सो द वॉल्रस लॉ होल्ड्स फॉर ऑल प्राइसेस सिंस ईच एजेंट मस्ट सेटिस्फाई हिज और हर बजट कंस्ट्रेंट फॉर ऑल प्राइसेस। Thus, in particular, it holds for a set of prices where the excess demand must equal 0 for good 1. तो वो कहता है इसमें ये तो वैसे ही है Z1, ये कब था? सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए। वॉल्रस लॉ वो कहता है वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे भी 0 होगा और नॉर्मली भी 0 होगा, एनी प्राइस पर। Thus, as asserted above, if we find a set of prices P1 star, P2 star, where the demand for good 1 equals the supply of good 1, we are guaranteed that the demand for good 2 must equal the supply of good 2. Alternatively, if we find a set of prices where the demand of good 2 equals the supply of good 2, we are guaranteed that market 1 will also be in equilibrium. In general, if there are markets for K goods, and then we only need to find a set of prices where K minus 1 of markets are in equilibrium. Walras law then implies that the market for good K will automatically have demand इक्वल टू सप्लाई। तो काफ़ी बोरिंग सा ये वीडियो लगेगा आपको, स्पेशली अगर आप सिर्फ थियोरी पोर्शन देखें। लेकिन अगर आप मेरे एग्जांपल को ध्यान से सीखेंगे जो मैंने भी ऑन द स्पॉट आपके लिए बनाया है, तो आई होप आपको उतना बोरिंग ना लगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो रह जाएगा एक्सचेंज का, एंड देन एक्सचेंज विल बी फिनिश्ड।